फोगलिया तैयार करने के लिए इसके फूलों को खिलने से पहले ही अर्थात कलियों को ही तोड़ा जाना जरूरी था और ऐसा करने के लिए 2 से 3 दिन का समय ही मिलता था और उसी से बनता था बहुत टेस्टी रायता। इसके अलावा भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे से मिलवाने जा रही हूँ जो कभी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करता था। एक समय था जब मेरे गांव के आसपास फोग के पौधे बड़ी संख्या में दिखाई देते थे। टीलों पर, खाली जगहों पर, जंगल में, खेतों के आसपास हर जगह फोग नजर आते थे। लेकिन आज जब मैं अपने आसपास नजर दौड़ाती हूँ तो फोग कहीं दिखाई नहीं देते, एक भी नहीं। पहले बहुत होते थे लेकिन अब एक भी पौधा नहीं है और जिन स्थानों पर इसके बहुत सारे पौधे हुआ करते थे वहां पर इसको देखने के लिए भी एक भी नहीं बचा। लेकिन जब मैंने इसकी खोजबीन शुरू की तो मुझे ये दिखा एक टीले पर और दूर से देखने पर मुझे ये समझ में आया कि फोग हो सकता है। और जब मैंने नज़दीक जाकर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस पौधे को बहुत दिनों से ढूंढते ढूंढते आखिर मैंने इसे खोज निकाला और अब मैं इसकी कुछ सुनी अनसुनी कहानियां आपको बताऊंगी और ज़रूर ये आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए मेरे साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोग क्या है, इसकी पहचान कैसे करें, इसका हमारे जीवन, पर्यावरण और संस्कृति से क्या संबंध है और आखिर यह पौधा धीरे धीरे गायब क्यों होता जा रहा है। कहीं कहीं से तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। फोग क्या है? फोग थार मरुस्थल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देसी वनस्पति है। यह मुख्य रूप से राजस्थान और आसपास के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। कम वर्षा, तेज गर्मी और रेतीली भूमि जैसी कठिन परिस्थितियों में यह आसानी से जीवित रहता है। यही कारण है कि इसे मरुस्थल की सबसे अनुकूलित वनस्पतियों में गिना जाता है। तो फोग की पहचान क्या होती है और इसे कैसे पहचानें? फोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामान्य पौधों के जैसे पत्तियां नहीं होती। इसकी पतली हरी टहनियां ही पत्तियों का कार्य करती हैं और इन्हीं के माध्यम से यह पौधा अपना भोजन बनाता है। दूर से देखने पर यह हरे रंग के बादल जैसी घनी झाड़ी दिखाई देती है। बहुत से लोग इसकी पतली नुकीली शाखाओं को ही इसके कांटे समझ लेते हैं, लेकिन ये पतले पतले इसके पत्ते ही होते हैं। वास्तव में फोग में एक भी कांटा नहीं होता और यही एक सबसे बड़ा कारण है इसके खत्म होने के पीछे। बस इसकी पतली शाखाएं घनी होती हैं और ये देखने में ये बहुत ही सुंदर पौधा प्रतीत होता है। वसंत और गर्मी के मौसम में इस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल आते हैं और बाद में खिलने से पहले ही इन्हें राजस्थान में पहले इसके इसके ऊपर जो फूल आते थे उनको कलियों की अवस्था में खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता था और उसके बाद उन्हें सुखाकर उनसे रायता तैयार किया जाता था और उस रायते को बहुत ज़्यादा पौष्टिक और ठंडी तासीर वाला माना जाता था। उबाल करके उसको दही में मिक्स करके और फिर नमक मिर्च वगैरह डाल के उसका रायता तैयार किया जाता जो वास्तव में बहुत टेस्टी होता था। उन्हीं उसी को फोगलिया कहा जाता था। फोग पर जो लगने वाला जो फल होता है जो खिलने से पहले कली की जो अवस्था में रहता है उसी को फोगलिया कहा जाता था और ख़ास करके इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था क्योंकि जब ये इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो खिलने से पहले 2 से 3 दिन का समय ही मिलता है। उसके बाद में वो खिल जाते हैं, तब वो रायते के लिए या किसी काम के खाने के लिए, सब्जी के लिए वो काम के नहीं रहते और वो फूल जाते हैं और उसके बाद वो झड़ जाते हैं। तो खास ध्यान रखा जाता था कि इसके पौधे के ऊपर से जैसे ही कलियां बननी शुरू होती थी लोग इन्हें ऊपर से इसकी पतली पतली टहनियों को उस फूलों के समेत, कलियों समेत निकाल लेते थे और सुखा करके उसको झाड़ करके उसके जो दाने बाजरे की तरह दिखते थे और उनको इकट्ठा करके रख लेते थे और उसको उबाल करके और फिर रायता तैयार किया जाता था। उसको जब उबालते थे तो जब हरा रंग एकदम पर्पल कलर में चेंज हो जाता था और उसके बाद उसको हल्का सा निचोड़ करके और खाने उसमें दही में उसको मिक्स करके बहुत ही टेस्टी रायता तैयार किया जाता था। ये एक पारंपरिक व्यंजन माना जाता था और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी माना जाता था और गर्मियों के लिए एक ठंडी तासीर वाला सब्जी या उसको खाना कह सकते हैं। फोग को सिर्फ इस रूप में ही याद किया जाना कि उससे बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार होता था पर्याप्त नहीं है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और राजस्थान और रेगिस्तानी इलाकों की संस्कृति से इसका गहरा जुड़ाव भी इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फोग केवल भोजन या पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी लोक परंपराओं और आस्था से भी जुड़ा है। मुझे याद है जब हम बचपन में गोगा जी के मंदिर में पूजा करने जाते थे और पूजा के लिए जो जल साथ लेकर जाते थे
वापस आते टाइम उसमें और कुछ पौधों के साथ ही फोग की कुछ टहनियाँ डालकर भी ले आते थे और इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता था। और ऐसा करना इन पौधों के प्रति हमारा लगाव और आस्था को दर्शाता था और इससे इनके प्रति हमारे जो सम्मान की भावना है वो बनी रहती थी। यह केवल एक परंपरा ही नहीं थी, वनस्पतियों के प्रति श्रद्धा और लगाव का भी प्रतीक था। हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानते थे, बल्कि उसे अपने जीवन और आस्था का हिस्सा मानते थे। फोग भी ऐसी ही वनस्पतियों में से एक रहा है, जिसने लोक संस्कृति में अपनी विशेष जगह बनाई। फोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी रहा है। ऊंट, बकरी और भेड़ जैसे पशु इसके कोमल भागों को खाते थे, लेकिन पूरे पौधे को नष्ट नहीं करते थे। उसमें फिर से नई शाखाएं आ जाती थी और वो फोग फलता फूलता रहता था। विशेष रूप से सूखे और अकाल के समय यह पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनता था। यही कारण है कि पशुपालकों के जीवन में इसका विशेष महत्व रहा है। फोग केवल एक पौधा नहीं बल्कि मरुस्थल का रक्षक भी माना जाता है। इसकी जड़ें रेतीली मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं। यह टीलों को स्थिर रखने में मदद करता है और मिट्टी के कटाव को कम करता है। जहां फोग अच्छी संख्या में होते हैं वहां जैव विविधता भी बेहतर देखने को मिलती है। अनेक छोटे जीव जंतु और पक्षी इसके आसपास आश्रय प्राप्त करते थे। मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में फोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये फोग अब इतना जल्दी जल्दी क्यों गायब हो गया, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कोई पौधा सदियों से मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, तो फिर वह आज क्यों कम होता जा रहा है? इसके पीछे कई कारण मौजूद हो सकते हैं। इसके गायब होने के पीछे सबसे ज़्यादा बड़ा कारण अगर समझ में आता है तो ये है कि ये ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इस पर कांटे नहीं होते और ये तोड़ने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है। इसकी टहनियाँ बहुत आसानी से टूट जाती हैं और इनकी आग भी बहुत अच्छी जलती है, इसलिए ईंधन के रूप में इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। इसी कारण इसकी जड़ों को खोद कर निकाल भी लिया जाता था और उससे कोयला जो तैयार किया जाता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला होता था, क्योंकि इससे बनने वाली आग बहुत तेज़ होती है और इसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत अच्छी आग के लिए बहुत अच्छी सी जलने वाली लकड़ी इसकी होती है। यही कारण है कि लगातार कटाई और जड़ों को निकालने के कारण यह पूर्ण रूप से गायब होता गया और अब किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों से ये बिल्कुल गायब हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे गांव के आसपास और मंदिर के आसपास ये पौधा अब, जैसा कि मैं बता रही थी कि पूजा के लिए भी इसके पत्तों को इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा पौधा भी नहीं बचा। जब कोई वनस्पति विलुप्त होती है तो केवल एक पौधा ही नहीं, हमारी परंपरा, आस्था, मान्यताएं व इतिहास का एक पूरा अध्याय अगली पीढ़ी तक पहुंचे बिना गायब हो जाता है। इसीलिए आइए अपनी देसी व दुर्लभ वनस्पति को पहचानें, उसके महत्व को समझें व उसके संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। लेकिन राहत की बात यह है कि इसके नए पौधे कहीं कहीं नर्सरियों में तैयार किए जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पौधे से कटिंग से भी नए पौधे बन जाते हैं। मैंने इसकी कुछ टहनियाँ ली थी और मैंने उनको घर पर आकर उगाया तो उसमें से नई कोंपलें निकल आई और धीरे धीरे उनमें जड़ें भी निकल आई। तो इस तरीके से ये पौधे को अगर खास करके इस पर ध्यान दिया जाए तो इसके नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं और इसे फिर से उन्हीं जगहों पर वापस लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा धैर्य और काम करने की ज़रूरत है। क्या आपने इस पौधे को अपने आसपास देखा है? क्या आप इस पौधे के बारे में और भी कुछ जानते हैं? क्या आपके आसपास ये पौधा अब भी वैसे ही है या फिर गायब हो चुका? क्या आपने इसे पहली बार देखा है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसी तरह के विषयों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।